हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास हमारी आपके लिए है। बेसिकली आज की क्लास में हम इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर आज हम लोग इसका एक थर्ड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो थर्ड टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, बट हम उसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और कंसेप्ट बहुत ही आसान हमारे लिए हो जाएगा। तो जो टॉपिक है वो है कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा हमें तकलीफ देते हैं, तो हम इस लेक्चर के अंदर ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंसेप्ट बेसिकली क्या है, किस तरीके से इसके अंदर ट्रीटमेंट होता है। और फिर इसके बाद हम 2-3 क्लासेस और करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, जिनमें हम लोग इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके साथ आपके एग्जाम तक रहेंगे, आपको रेगुलर बेसिस पर सीक्वेंसिंग से वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपकी हर समस्या में आपके साथ रहेंगे। कोशिश करेंगे आपके बेहतर से बेहतर तरीके से आपके कमेंट को सॉल्व किया जाए और आपकी समस्याओं को सुलझाया जाए। तो चलिए आज की क्लास में इस लेक्चर को हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जो टॉपिक है बेसिकली वो है आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका पहले तो मतलब समझते हैं कि आखिर ये टॉपिक क्या कहना चाहता है आपसे। देखिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश ये बताता है कि हम क्या करेंगे, हम किसी एसेट को परचेज करेंगे और एसेट को परचेज करते हैं तो आमतौर पे उसका जो प्रतिफल है, मींस कि उसका जो पेमेंट है वो हम कैश में करते ही हैं। अदर देन कैश यहाँ ये कहता है कि हम पेमेंट अब कैश में ना करके हम पेमेंट क्या करेंगे, कैश की जगह पे शेयर इश्यूज करेंगे। यानी यहाँ पर हम कोई एसेट खरीदेंगे, एसेट खरीदते समय हम पेमेंट आमतौर पे तो कैश में करते हैं, लेकिन ये टॉपिक कहता है कि हम पेमेंट जो करेंगे वो अदर देन कैश करेंगे। अदर देन कैश का मतलब हम पेमेंट किस में करेंगे, शेयर में करेंगे। यानी हम खरीदेंगे कोई एसेट और एसेट खरीदने के बाद पेमेंट हम कैश ना करके हम पेमेंट करेंगे किसमें, शेयर में पेमेंट करेंगे। ठीक है ना। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करें समझने की दृष्टि से, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। आमतौर पे जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें एक सिंगल एसेट को परचेज किया जाता है। क्वेश्चन में कहा गया होगा कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से एक एसेट खरीदी, एसेट में मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ऐसा कुछ भी दिया होगा। और एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जहां पर क्वेश्चन में एक रनिंग बिजनेस खरीदने की बात करी जाएगी। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि मिस्टर एक्स ने या एक्स वाई कंपनी लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया। तो एक तो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां पर आपको सिंगल एसेट खरीदनी होगी, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पर आप एक रनिंग बिजनेस को ही खरीद लेंगे, यानी बिजनेस पहले से चल रहा होगा, किसी कारण से कंपनी उस बिजनेस को बेचेगी और आप क्या करेंगे, उस बिजनेस को खरीद लेंगे। तो दोनों केसेस में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं। क्लियर है। तो इसमें दो बातों पर हमें ध्यान देना है। कौन कौन सी दो बातों पर हमें ध्यान देना है। देखिए, जब हम सिंगल एसेट खरीदेंगे तो जाहिर है एक ही एसेट होगी, और जब हम रनिंग बिजनेस खरीदेंगे तो एसेट्स भी होंगी, लायबिलिटीज भी होंगी। तो जब एसेट होंगी, लायबिलिटीज होंगी, उसका एक सर्टेन अमाउंट होगा, तो वो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके लिए बढ़ जाएगा। लेकिन सिंगल वाला जो कैलकुलेशन है वो आसान होता है। तो सिंगल वाले में क्या कुछ होता है पहले इसको समझ लीजिए। जैसे जब आप सिंगल एसेट खरीदोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहां पर निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे किसमें, जो सिंगल एसेट परचेज करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका नेट कंसीडरेशन, यानी जो आपने प्रॉमिस किया है पेमेंट करने के लिए उसको आप ऊपर रखोगे और इसको आप डिवाइड करोगे एनपी ऑफ शेयर से। एनपी ऑफ शेयर का मतलब होता है नेट प्रोसीड ऑफ शेयर। नेट प्रोसीड ऑफ शेयर का मतलब है कि एक शेयर से हमें कितना पैसा मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में शेयर की जो फेस वैल्यू है, और अगर वो प्रीमियम पर इशू किया गया होगा तो फेस वैल्यू में आप प्रीमियम को क्या करो, जोड़ दो। लेकिन अगर मान लीजिए वही डिस्काउंट पर इशू किया गया हो तो डिस्काउंट को क्या करो, माइनस कर दो। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों चीजें दी हो, या तो ये शेयर प्रीमियम दिया होगा या तो डिस्काउंट दिया होगा। तो प्रीमियम हो तो ऐड कर दो, डिस्काउंट हो तो माइनस कर दो। क्या निकल के आ जाएगा, आपकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी एनपी ऑफ शेयर। यानी ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा एनपी। एनपी मतलब नेट प्रोसीड ऑफ शेयर, आपको यहां से पता चल जाएगा। बताइए, क्लियर है ये। तो नेट प्रोसीड ऑफ शेयर निकालना हो तो फेस वैल्यू में प्रीमियम दिया हो तो प्लस करो, डिस्काउंट दिया हो तो माइनस करो। दो में से कोई एक चीज दी होगी, जो भी दिया हो उसको आप माइनस करके ये प्लस करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे।
ऐसा करने से आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर कितने आप इशू करने वाले हैं। अब हम देखो करेंगे इसकी जनरल एंट्री। क्या इसकी एंट्री करेंगे? तो जब आप कोई एसेट परचेज करोगे तो एंट्री क्या करोगे? जो भी एसेट खरीदोगे उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो एसेट अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। और 2 में क्या करोगे? 2 में जिससे एसेट खरीदोगे उसका नाम लिखोगे। तो 2 में लिखोगे वेंडर अकाउंट। वेंडर का मतलब जिससे हमने खरीदा उसका नाम लिखोगे। दूसरी, जब आप इसका पेमेंट करोगे तो क्या करोगे? एंट्री। तो वेंडर अकाउंट को आप डेबिट करोगे और पेमेंट किस में करोगे? शेयर में करोगे। तो 2 में क्या लिखना है आपको? शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मान लीजिए अगर शेयर प्रीमियम पर इशू किया गया होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे लिखोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री तब की जाएगी जब आपने शेयर को इशू किया होगा एट पार, यानी जितने का शेयर है उतने का इशू किया होगा तब ये एंट्री होगी। लेकिन सपोज ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए कि शेयर हमने इशू किया था प्रीमियम पे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है हम प्रीमियम पर इशू करें। तो अगर आपने शेयर को प्रीमियम पर इशू किया होगा तो एंट्री थोड़ी सी बदलेगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बहुत मामूली सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा देखिएगा। इसमें एंट्री आप जो बनाएंगे यहाँ पे हम और करके लिख देते हैं, यानी यहाँ पर और करना या ठीक नहीं होगा, 1 मिनट और आइए, और नहीं लिखते हैं, आगे केस लिख देंगे। इस केस में जो एंट्री आपकी बनेगी वो बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट, और 2 में हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 में हो जाएगा आपका शेयर प्रीमियम अकाउंट। अगर प्रीमियम पर इशू किया गया होगा तो ये कब केस हो जाएगा? ये हो जाएगा इशू एट प्रीमियम। एक ही केस बन सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो शेयर आपने इशू किया है वो ना प्रीमियम पर हो, ना पर वैल्यू पर हो, डिस्काउंट पे हो। तो डिस्काउंट पर होगा तो जो ये एंट्री सेकंड वाली होगी वो फिर थर्ड एंट्री, तीसरी एंट्री बन जाएगी। वो क्या बनेगी? उस केस में आप एंट्री जो बनाओगे वो लिखोगे वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो डेबिट में जाता है, तो यहां पर हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या हो जाएगा? 2 में हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हम केस कब करेंगे? ये तब हम एंट्री करेंगे जब हम इशू करेंगे शेयर को एट डिस्काउंट। तो जब सिंगल एसेट खरीदते हैं तो हमें सिर्फ 2 एंट्री करनी पड़ती हैं। तो यानी पहली एंट्री तो हम वो करेंगे जिसमें हमने एसेट खरीदी है, तो मशीन अकाउंट डेबिट, सॉरी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट करेंगे। ये तो एंट्री पहली कन्फर्म है, वो कोई भी केस दिया हो ये एंट्री तो आपकी ऐसे ही बनेगी। लेकिन जो दूसरी एंट्री आपके पास दे रखी है, यानी जो दूसरी एंट्री है, दूसरी एंट्री में 3 केसेस दिए हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 3 में से कोई एक होगा, या तो शेयर पर वैल्यू पर होगा, या तो प्रीमियम पर होगा, या तो डिस्काउंट पर होगा। तो पर वैल्यू पर होगा तो एंट्री करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू का शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम पर होगा तो एंट्री करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, और डिस्काउंट पर होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ट्रीटमेंट हम करेंगे कब? जब हम शेयर एक ही एसेट को खरीदेंगे और उसके बदले में हम क्या पे करेंगे? शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर उसको हम पेमेंट के फॉर्म में उसको देंगे, तब ये एंट्री होगी। पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल लीजिएगा और नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से आप इसकी एंट्रीज को कर दीजिएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये कहानी समझ में आ गई? चलिए अब आइए इसमें सेकंड पार्ट पे। पहला पार्ट तो बहुत आसान था, आपने समझ भी लिया, आसान तो वैसे आपको दूसरा भी लगेगा। जब रनिंग बिजनेस खरीदेंगे भैया तब क्या होगा? सिंगल वाली बात तो आप जान गए, रनिंग बिजनेस वाली कहानी थोड़ी सी पेचीदा है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिमाग आप लोग ऑलरेडी लगाते ही हैं, क्योंकि सुबह से लगा के शाम तक वैसे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पर आपका ऑलरेडी दिमाग लगता है। और वैसे भी 11th-12th क्लास के बच्चे ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करते भी नहीं हैं, तो जो भी आप जितना इस्तेमाल करते हैं उसी हिसाब से समझिए। देखिए तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे रनिंग बिजनेस वाला। रनिंग बिजनेस का सीन क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि जब रनिंग बिजनेस आप खरीदोगे तो एसेट्स भी खरीदोगे, लायबिलिटीज भी खरीदोगे। क्लियर है नहीं भाई? जब रनिंग बिजनेस खरीदोगे तो एसेट भी खरीदोगे, तो लायबिलिटीज कौन खरीदेगा? लायबिलिटीज तो हम ना भैया खरीदेंगे क्या?
एसेट अगर आपने खरीदी है तो लायबिलिटीज भी आपको ही लेना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं नेट परचेज। क्या निकालते हैं? नेट परचेज निकालते हैं। गौर कीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। नेट परचेज का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे टोटल एसेट और इसमें से माइनस क्या किया जाता है, इसमें से माइनस करते हैं हम टोटल लायबिलिटीज। तो एसेट मान लीजिए आपके पास कई सारी एसेट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास बिल्डिंग दे रखी है, आपके पास मशीनरी दे रखी है, आपके पास फर्नीचर दे रखा है, ठीक है, आपके पास प्लांट दे रखा है। ये मान लीजिए हम 4 एसेट मान लेते हैं। ऐसे ही कुछ लायबिलिटीज होंगी, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इनका टोटल कर लीजिएगा, इनका टोटल कर लीजिएगा, यानी कि एसेट का टोटल करो और एसेट के टोटल में से लायबिलिटीज के टोटल को क्या करो, माइनस कर दो। ये हो गया आपका एसेट, एक डब्बा एसेट का और दूसरा बॉक्स किसका हो गया, लायबिलिटीज का। तो एसेट वाले बॉक्स में से लायबिलिटीज वाले बॉक्स को माइनस कर दीजिएगा, जो बचेगी वो चीज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नेट परचेज। क्लियर है? इस नेट परचेज का कोई अमाउंट तय किया होगा आपने, भाई कुछ ना कुछ तो अमाउंट तय किया गया होगा, अमाउंट तो हम लमसम में कुछ ना कुछ रखते हैं। तो मान लीजिए जो नेट परचेज एसेट हो गई या नेट एसेट परचेज, इसको लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा तो बड़ी समस्या होगी, समस्या आपको ठीक नहीं है। तो जो नेट एसेट आपकी आएगी वो ये आएगी, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे क्या, ये आपके पास एक दे रखी होगी वैल्यू, जितने में आपने इसको खरीदा, यानी जो कंसिडरेशन वैल्यू होगी। एक क्वेश्चन में कंसिडरेशन वैल्यू दे रखी होगी। कंसिडरेशन वैल्यू का मतलब है, आप आसान भाषा में ये कहिए पेबल वैल्यू। क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि इन्होंने एसेट खरीदी जिसके बदले में इनको इतने रुपए का पेमेंट करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पेमेंट आप करने वाले हैं वो ज्यादा पेमेंट करेंगे और एसेट खरीदी होगी आपने कम, क्योंकि वो कोई कैलकुलेशन होके तो होता नहीं, जब रनिंग बिजनेस आप खरीदते हैं तो कोई कैलकुलेशन होके अमाउंट नहीं निर्धारित होता, ऐसे ही अमाउंट निर्धारित हो जाता है। तो मान लीजिए नेट एसेट आपकी कम है और नेट जो पेमेंट वैल्यू है वो ज्यादा है। एक तो ये केस बन सकता है, एक केस बन सकता है कि नेट एसेट वैल्यू ज्यादा हो गई, पेमेंट वैल्यू कम हो गई। तो इस केस में 2 चीजें कैलकुलेट होती है। कौन सी 2 चीजें कैलकुलेट होती हैं? एक तो इसके अंदर होता है गुडविल और एक होता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। जरा इस पे समझिएगा, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन में बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो ये गुडविल कब निकलता है? गुडविल कब ये निकलेगा? गुडविल ये तब निकलेगा जब आपका जो पेबल अमाउंट होगा, यानी जो आपका कंसीडरेशन वैल्यू होगी, कंसीडरेशन को हम क्या मान रहे हैं, पेबल कह रहे हैं आसान भाषा में। अगर कंसीडरेशन वैल्यू ग्रेटर होगी किससे? नेट एसेट से, यानी पेमेंट आप कर रहे हो ज्यादा का और नेट एसेट है कम की, तो वो जो अमाउंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा गुडविल का। ये क्लियर हो गया ना? यानी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने जो एसेट खरीदी थी वो खरीदी थी 22 लाख रुपए की, और आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो मान लीजिए 25 लाख रुपए का कर रहे हैं, और एसेट जो खरीदी है वो कितनी निकली, वो 22 लाख रुपए की। तो ये 25 लाख रुपए ज्यादा है 22 लाख रुपए से, मतलब है कि कंसीडरेशन ज्यादा है पेमेंट वैल्यू से। तो इस केस में आपका 3 लाख रुपए जो हो गया वो क्या हो गया, गुडविल का हो गया। ये फार्मूला मैं हाईलाइट कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। गुडविल कब निकलता है? जब कंसीडरेशन यानी पेबल अमाउंट ज्यादा होगा नेट एसेट से, तब निकलेगा आपका गुडविल। इसी तरीके से एक दूसरी चीज और है, वो जो दूसरी चीज है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है? तो कैपिटल रिजर्व की कहानी इसी तरीके की है। अगर किसी क्वेश्चन में कंसीडरेशन जो है आपका कम हो जाए,
और ज्यादा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए आपका नेट एसेट, उस केस में क्या निकलेगा, कैपिटल रिजर्व। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझा जाए तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि आपने जो कंसिडरेशन है वो मान लीजिए है कितने का, 22 लाख रुपए का, और जो एसेट आपने खरीदी उसकी कीमत मान लो कितने की है, 25 लाख रुपए की। इस बार जो 3 लाख रुपए हुआ वो गुडविल नहीं है, वो क्या है, वो 3 लाख रुपए हो गया आपका कैपिटल रिजर्व। क्लियर है ये? तो ये कैलकुलेशन समझ में आया? यानी जब आप रनिंग बिजनेस को खरीदोगे तो इसमें दो बातें निकल के आएंगी। एक तो चीज क्या निकल के आएगी, या तो क्वेश्चन में गुडविल निकलेगा या तो क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व निकलेगा। दो में से एक 100% निकलेगा, या तो निकलेगा कैपिटल रिजर्व या तो निकलेगा गुडविल। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन। तो जब रनिंग बिजनेस खरीदोगे तो पहला काम तो ये आप नोट बना के करोगे कि कैपिटल रिजर्व या गुडविल में से जो कैलकुलेट होता है उसको निकाल लो। दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम आप करोगे सेम नंबर ऑफ शेयर निकालने वाला। तो नंबर ऑफ शेयर निकालना मैंने पहले मेथड में भी बताया था। इसमें क्या करना होता है, जो भी आपका नेट कंसीडरेशन होगा उसको ऊपर रखना है और इसको हम डिवाइड कर देंगे नेट प्रोसीड ऑफ शेयर से, एनपी ऑफ शेयर से। इस केस में आपकी नंबर ऑफ शेयर निकल आएंगे। ये चीज मैंने आपको पहले वाले मेथड में बताई भी थी, तो ये आपको ज्यादा बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं। अब इसमें एंट्रीज कैसे बनती है, सबसे जो मामला है वो किसका है, अकाउंटिंग एंट्रीज का। तो अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे भैया, देखो जरा समझो। इसमें पहली एंट्री समझाना जरूरी, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। इसमें क्या होता है, जो एसेट खरीदोगे उनको करोगे डेबिट। हम जैसे मान लीजिए हम यहाँ 2-3 एसेट लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसी तरीके से बिल्डिंग आपने मान लो खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मान लो फर्नीचर भी था तो फर्नीचर भी डेबिट हो गया। लाइबिलिटीज में सपोज क्रेडिटर था तो क्रेडिटर 2 में आ गया। बिल्स पेबल मान लीजिए था वो भी 2 में आ गया। इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि 2 में आ गया, और जिससे खरीदा उसका नाम, जिसका नाम खरीदा उसका क्या नाम है, मान लो वेंडर। क्लियर? और अगर क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व निकलता होगा तो उसे लिख दोगे क्रेडिट में, और अगर गुडविल निकलता होगा तो उसे क्या लिखोगे, डेबिट में। या गुडविल निकलेगा तो कहां करोगे, डेबिट में। हालांकि या तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा या तो गुडविल, जहां मैंने मार्क किया है इसमें से कोई एक ही वैल्यू आएगी। यानी या तो ये गुडविल आएंगे या तो कैपिटल रिजर्व आएगा, दोनों तो नहीं आएंगे। तो गुडविल आएगा तो डेबिट में, कैपिटल रिजर्व आएगा तो क्रेडिट में। तो पहली एंट्री तो हम इस तरीके से करते हैं। क्लियर? दूसरी एंट्री कैसे करेंगे, दूसरी एंट्री वही पेमेंट वाली करेंगे। पेमेंट वाली कौन सी एंट्री होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में पर वैल्यू पर होगा तो अलग एंट्री होगी, डिस्काउंट पे होगा तो अलग होगी, प्रीमियम पे होगा तो अलग होगी। ये हमने ऑलरेडी आपको पहले वाले पोर्शन में बताया था। तो ये तरीका पूरा इस्तेमाल करते हैं, ये पूरी मैथोलॉजी इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, कंसीडरेशन अदर देन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस का कंसेप्ट थोड़ा सा समझना जरूरी था। अगर ये कंसेप्ट सीख जाएंगे तो सवाल आपके लिए करना आसान हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।